हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी का जो टाइम है 70 बीपीएससी के लिए जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी है कि कम से कम 5 सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके मतलब हाथों में हो, पकड़ हो जाए। जैसे हम लोग इतिहास की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, साइंस की बात हो जाएगा, बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी पे अगर आपका कमांड हो जाए तो 100 पार आप ज़रूर कर लीजिएगा। स्कोर जो है 100 प्लस हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए और साथ ही साथ आप ज़रूर प्रश्नों का विश्लेषण करिए। जो भी पूछा गया सवाल है 10 से 12 सालों में जो पूछा गया सवाल है उसका ज़रूर मूल्यांकन करिए। तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए और कहाँ छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूछे गए सवालों पे एक बार नज़र डालते हैं। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे। तो पहला प्रश्न जो है आपके लिए, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में कहता है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला जो कथन है इसका, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, पहला। फिर दूसरा कहता है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई है। ठीक है, और तीसरा कहता है कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही हो जाता है। अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, आंसर सी हो जाता है। पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत है। तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए क्या है, बनवाई गई थी, और ये सही हो जाता है। प्रश्न कहता है कि उपरोक्त कथनों में से बताइए कौन सा कथन सही है ना। कुछ इसमें डिस्कशन देखेंगे। जैसे आप देखिएगा, कहता है यहाँ पे जो एलोरा है, एलोरा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। तो एलोरा की शैलकृत गुफाएं जिनका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ, है ना, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ एलोरा का। और यहाँ पे देखिए 3 धर्मों, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को यह समर्पित हो जाता है। 3 धर्म हो जाते हैं और ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे, बहुत भी यही है ना। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व तो यहाँ पे मिलेगा। कहता है कि कुल 34 गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध का चित्रण किया गया है और 13 से 29 तक हिंदू का चित्रण है और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। किसमें? एलोरा में। कहता है कि कथन एक गलत है क्योंकि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं बादामी की ना होकर सम्राट अशोक के काल में बनवाई गई बराबर की गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं जो बिहार में है। और कहता है कि अशोक ने यहाँ 3 गुफाएं कर्ण, चौपर, सुदामा, है ना, विश्वकर्मा का निर्माण किया था। किसके द्वारा? अशोक सम्राट के द्वारा, और इसे आजीविकों को सौंप दिया गया। कथन 2 गलत है क्योंकि बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय को समर्पित है, लेकिन इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक तथा दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। आजीवक संप्रदाय को जो दिया गया बराबर की पहाड़ियों में और नागार्जुनी पहाड़ियों में जो कंदराओं को काट करके जो बनवाई गई थी, उसको दशरथ के द्वारा और अशोक सम्राट के द्वारा आजीवक संप्रदाय को समर्पित कर दिया गया। तो ये हो जाता है, इम्पोर्टेंट सारा चीज़ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है हम लोगों का, दूसरा सवाल है, कहता है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग, जिसको हम लोग वेनसांग भी कहते हैं, है ना, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। पूछा जा सकता है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। जब भारत की यात्रा वेनसांग के द्वारा भारत में किया जा रहा था, उस समय उन्होंने जो देखा उसी का वर्णन उन्होंने किया है। और ये पूछता है कि इन सारे कथनों में बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है ना। क्या हो जाएगा? सड़क और नदी मार्ग जो है लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा कथन देखिए, कहता है कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, जहाँ तक अपराधों के लिए
दंड का प्रश्न है, जैसे उस समय के व्यवस्था जो बनाई गई थी, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जाति के आधार पर सारे लोगों को अलग अलग दंड का विधान लिखा गया था। अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष को क्या करता है, निर्णय के साधन बनाए जाते हैं। कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो दंड स्वरूप आपको अग्नि परीक्षा देना होता है, जल परीक्षा देना है, विष का परीक्षा देना है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो जो वर्ण व्यवस्था जो लागू किया गया था हमारे भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सारे लोगों पे अलग अलग विधान दंड की मतलब दंड का प्रावधान मिलता है, जिसका चर्चा वेंसांग कर रहा है। व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था, है ना। यह दूसरा आपका हो जाएगा और इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 है, 2 और 3 क्या है, सही है। देखिए, सड़क और नदी मार्ग लूटमार्ग से पूरी तरह सुरक्षित है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वेंसांग को वहाँ के लोगों ने 2 बार लूटा था। इसका मतलब क्या है, वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। डिस्कशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कहता है कि वेंसांग हर्षवर्धन के काल में, यह भी पूछा जाता है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। वेंसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर उसने शिक्षा प्राप्त की और ये वेंसांग है, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। कथन एक गलत है, क्योंकि वेंसांग को स्वयं 2 बार लूटा गया था। वेंसांग को स्वयं 2 बार लूटा गया था। वहाँ के जो डाकू थे, इनके सारे संपत्ति और बहुत सारे चीज़ों को वो लोग लूट लिए 2 बार। कथन 2 सही है, क्योंकि हर्षवर्धन के काल में अपराधों की जांच के लिए अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा और विश्व द्वारा निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। यह भी कथन सही है। जब भी आप कोई सामान लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको शुल्क चुकाना पड़ता था। वेंसांग ने हर्षवर्धन के काल में आयोजित कनौज की धर्म सभा की अध्यक्षता किया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंसांग ने हर्षवर्धन के द्वारा के काल में कनौज की धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वेंसांग को बनाई गई। और प्रयाग में हुई 6ठी महामोक्ष परिषद में भी वेंसांग क्या किया, भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल हो जाएगा। कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, है ना, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संबंधित सभा के सदस्य क्या हो जाएंगे। तो सभा के सदस्य जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखिए तो प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य है ना, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान की बात किया जाए तो भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव है, निर्वाचन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ और इस मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएंगे और एवी अलेक्जेंडर है। और ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। और संविधान सभा का जो निर्वाचन है, जहां प्रांतों से प्रांत की विधानसभा द्वारा हुआ, वहीं देशी रियासतों को संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार भी मिला था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं प्रांतों से प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा वहाँ चुने जाते थे, उसी तरह देशी रियासतों को संविधान सभा द्वारा अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का भी अधिकार प्राप्त था। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हम लोग का। कहता है कि बंगाल के तिभागा, है ना, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, क्या मांग हो जाती है। 4 नंबर सवाल कहता है बंगाल के तिभागा आंदोलन जो है, तिभागा जो किसान आंदोलन है, उसकी क्या मांग थी, किस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। इसका आंसर ए हो जाएगा। जमींदारों की हिस्सेदारी को सफल यानी कि फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना इनका मांग था। इम्पॉर्टेंट है ना। कहा गया कि जमींदारों की हिस्सेदारों को फसल के आधे भाग से कम करके
तिगुना करना, है ना, एक तिहाई करना इन तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं, कहता है कि जमींदारों की हिस्सेदारी को जो फसल के आधे भाग से तिगुना करने यानी कि एक तिहाई करने की जो मांग तिभागा किसान आंदोलन का था, इसी वजह से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। और कहता है कि तिभागा किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। इसका नेतृत्व कंपाराम और भवन सिंह के द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि तिभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये कंपाराम हो जाएंगे और भवन सिंह हो जाएंगे। इन्हीं दोनों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यह बटाईदार किसानों का जमींदारों के विरुद्ध क्या था, संघर्ष था। बटाईदारों की मांग थी कि उपज का आधा भाग राजस्व देने के स्थान पर एक तिहाई हो तथा 2/3 भाग वे स्वयं अपने पास रखेंगे। ये इनकी मांग थी, जिसके वजह से इन लोगों ने आंदोलन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हो जाता है कि कुछ शैलकृत, है ना, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। दोनों में क्या अंतर हो जाता है, 5, है ना, दोनों में क्या अंतर है, चैत्य और बिहार में दोनों में क्या अंतर हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, चैत्य क्या हो जाएगा, पूजा स्थल है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य और बिहार में अंतर पूछ रहा है, तो चैत्य हो जाता है पूजा स्थल और बिहार का मतलब होता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, बौद्ध मठ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा गृह होते हैं, चैत्य जो है बौद्ध धर्म के पूजा गृह होते हैं। भाजा का चैत्य सबसे प्राचीन है, जबकि कार्ले का चैत्य सबसे प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्ले के चैत्य का निर्माण जो है भोरघाट श्रेणी में सातवाहन शासक पुलुमावी के काल में हुआ था। कार्ले का चैत्य गृह का हम लोग देखेंगे निर्माण, तो ये हो जाएगा भोरघाट श्रेणी का सातवाहन शासक है पुलुमावी, उन्हीं के काल में इसका निर्माण हुआ था। अन्य चैत्य स्थल जो कन्हेरी हो जाएगा, नासिक चैत्य गृह है, अजंता है, जो अजंता में 29 में से 5 गुफाएं चैत्य है, जिसका वर्णन आपको मिलता है। बिहार चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं को रहने के लिए बनाए गए आवासों को कहते हैं। और महाराष्ट्र के जुनार में बौद्ध विहारों का विशालतम समूह है, महाराष्ट्र में है, विशालतम समूह हो जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है ना, निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाता है ना। 6 नंबर, तो क्या हो जाएगा, 6 नंबर में आपका आंसर ए हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाना, है ना, तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाना, यह इसका आंसर हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाना, खत्म हो जाना। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, है ना, निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। जब व्यक्ति तृष्णा इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वे जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। कहा गया है यहाँ पे निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, यानी कि तृष्णा का मतलब कहते हैं कि बहुत सारे डिजायर हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, अगर वो सारा चीज़ें मर जाता है, ठीक है, यानी कि इस बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, इन इच्छाओं से आप मुक्त हो जाते हैं, यानी कि जीवन मरण के चक्र जो है अगर इससे मुक्ति मिल जाती है ना, इसी को हम लोग निर्वाण कहते हैं। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है। बुद्ध के अनुसार, सिर्फ बुद्ध के अनुसार ही आपको निर्वाण की प्राप्ति आपके जीवन काल में हो जाती है, हो सकती है ना, और वही महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है।
बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म आत्मा का ना होकर कर्मों अनित्य अहंकार का होता है। इससे मुक्ति ही निर्वाण होती है, इससे मुक्ति ही निर्वाण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध, है ना। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध क्या है, तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर सवाल है और ये हो जाएगा सी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। हालांकि अगर देखा जाए तो 1919 का जो अधिनियम है, इसी की समीक्षा के लिए यह साइमन कमीशन आया था, है ना। 1919 का जो अधिनियम है, इसी की समीक्षा के लिए यह जो साइमन कमीशन है भारत आई थी। और कहता है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह भी एक कारण था। चलिए आगे देखेंगे इसी में। यहाँ पे कहता है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया, इम्पॉर्टेंट है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो इलाहाबाद में। इसमें कोई एक सदस्य भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच हेतु किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, मार्च 1928 तथा अक्टूबर 1928 में। मुस्लिम लीग, मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने आयोग का समर्थन किया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुस्लिम, है ना, मुस्लिम लीग, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने किसका, साइमन कमीशन का पक्ष लिया था, समर्थन किया था, यह भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन जो है सिर्फ एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस कमीशन का जो गठन है भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम के समीक्षा हेतु जांच के लिए यह कमीशन आई हुई थी। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, तो ये जो प्रतिक्रिया आपका होता है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, है ना। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव हो जाता है। क्या हो जाएगा, बी आंसर है, क्रिप्स प्रस्ताव हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी हो जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में अगर देखा जाए तो कहता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त किया जा सके। लेकिन क्रिप्स द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेट प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार देने इत्यादि गतिरोध के कारण कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, है ना। इसमें देखिएगा ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल ने भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। और ये वजह था, वो चाहते थे कि द्वितीय युद्ध में भारत का सहयोग मिले और इसके एवज में यहाँ पे इनके साथ धोखा हुआ। और यही वजह था कि पूर्ण स्वतंत्रता की जगह इन्होंने डोमिनियन स्टेट देने की बात की, है ना। और प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने का भी अधिकार देने के वजह से 1942 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है ना। इसे पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है, ये सारे जो पॉइंट दिए हुए, बताइए सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण इनमें से कौन कौन करता है ना। इनमें से कौन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। 9 नंबर सवाल हो जाएगा।
तो देखिए इसका सबसे पहले देखेंगे कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ठीक है। दूसरा कहता है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। और इसमें कहता है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का क्या करें, चयन करें। सही कथन का चयन करें। 9 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए सही कथन जो है मात्र क्या है, 2 ही हो जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाता है। उनके विशाल महल और मंदिर का तो कोई उल्लेख ही इस तरह से नहीं मिलता। ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, इसका भी उल्लेख नहीं मिलता। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी, जैसे यहाँ का जो समाज था मातृ प्रधान समाज था, और यह पूरी दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जितने भी समकालीन सभ्यता थी उन सारे सभ्यताओं में हड़प्पा की सभ्यता बहुत ही विकसित अवस्था में थी। और हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो यह एक नगरीकरण सभ्यता थी, शहरीकरण सभ्यता थी, और नगर नियोजन के लिए ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य जिससे पता चलता है कि वहाँ का व्यापार बहुत ज़्यादा डेवलप था, वहाँ के लोग भी बहुत उन्नत थे, और बहुत सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिससे ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो जो समाज है, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है क्या है, मातृ प्रधान समाज हो जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी, पुरुष देवता जिसको हम पशुपतिनाथ से भी जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे लिंग और योनि, वृक्ष, जल इत्यादि यानी कि प्रकृति पूजा करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा देखते हैं। अर्थात वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, है ना। देखिए प्राकृतिक रूप से उनकी पूजा देवी देवताओं के रूप में होती थी। मोहनजोदड़ो से मिली 3 मुख वाले पुरुष की मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पे, है ना, जिसको हम लोग पशुपतिनाथ बोलते हैं, और तथा मातृदेवी की पूजा भी वहाँ पे लोग करते हैं। नेक्स्ट कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता से मंदिर, विशाल मंदिर और मंदिर संरचना नहीं मिलती है। कथन 3 गलत है क्योंकि हड़प्पा वासियों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ये तो आर्यों के आने के बाद शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली थी, लेकिन व्यापक रूप से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए माना जाता है कि सिंधु सभ्यतावासी घोड़े से परिचित नहीं थे, है ना, घोड़े से परिचित नहीं थे। यह पूछा जा सकता है कि सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है ना, सुरकोटड़ा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है ना। 10 नंबर जैन सिद्धांत के अनुरूप हो जाता है। इन कथन में से बताइए सही कथन चुनिए। तो कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, यह भी सही है। क्योंकि आप देखते हैं जैनी जो लोग हैं मुंह पे हमेशा मास्क लगा रखते हैं, और आगे उनके झाड़ू लगा करके जो उनके गुरु होते हैं या उनके जो शिष्य बनते हैं वो लोग चलते हैं। इसीलिए जब जैन धर्म का यहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्नति जब हो रही थी तो किसान जो लोग थे उन लोगों ने इस धर्म को नहीं माना, क्योंकि खेती गृहस्थी में क्या होता है कि बहुत सारे कीटाणु की मृत्यु हो जाती है। और जो लोग अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे, इसका मतलब ये है कि इस धर्म का वो पालन नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि जैन धर्म में कहता है कि प्रत्येक वस्तु में भी चाहे वह बहुत सूक्ष्मतम कण क्यों ना हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यह तीनों सही है। इसका आंसर क्या है, डी हो जाता है। 1, 2 और 3 कथन देखेंगे तो तीनों का तीनों जो कथन है वह सही हो जाता है। जैसे जैन धर्म के अनुसार कर्म ही जीव के पुनर्जन्म का कारण होता है। कौन? कर्म ही। जैन धर्म कहता है कि कर्म ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है और कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण है, विमुक्ति ही निर्वाण है। मोक्ष जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है का साधन बन जाता है। कर्म फल से मुक्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का अनुशीलन आवश्यक हो जाता है। अर्थात तपश्चर्या से कर्म को विनष्ट किया जा सकता है। जैन धर्म में अनेकात्मवाद, आत्मा की बहुलता का सिद्धांत प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, यह जैन के अनुसार हो जाता है।
चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, 11 नंबर हो जाएगा। और देखिए कहते हैं कि दादू दयाल हो जाएंगे, है ना, गुरु नानक हैं और त्यागराज हैं। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, है ना। यह प्रश्न कहता है कि इन दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज में बताइए उस समय कौन थे जो लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर का सत्ता स्थापित हुआ, उस समय बताइए यहाँ पे कौन होते हैं, है ना। तो 11 का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर बी है ना। उस समय कौन थे, तो गुरु नानक हो जाते हैं। गुरु नानक के समय जो सिख धर्म का इन्होंने स्थापना किया था, इन्हीं के समय में बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं और लोदी वंश का पतन हो जाता है। दादू दयाल का काल देखेंगे तो 1544 लेके 1603 ईस्वी के निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। और दादू दयाल की बात करें तो कबीरपंथी तथा अकबर के समकालीन थे। और दादू ने निपक संप्रदाय की स्थापना किया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। निपक संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल के द्वारा किया जाता है। और गुरु नानक का अगर काल देखिएगा तो 1469 से लेकर के 1538 तक का होता है। और कबीर की भांति निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था ठीक है, सिख धर्म की स्थापना किया था। त्यागराज का जन्म 1767 में तंजाउर में हुआ था। तंजाउर तमिलनाडु में है और भगवान राम के प्रबल भक्त थे तथा उनकी भक्ति में कई गीत नाटक लिखे गए। बाबर की आगमन की बात किया जाए तो 1526 में उपरोक्त में से गुरु नानक ही क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, क्या थे, 1526, जो इस काल से क्या है, टकरा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए, है ना। ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। कहता है कि उपरोक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है ना, ये बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 देखिएगा, इसका आंसर 1 और 2 हो जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाता है। मतलब अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर हो जाएगा, 1 और 2 हो जाता है ना। 12 नंबर सवाल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, है ना। अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बघोरा नदी के किनारे जो सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जो बाघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर इसे बनाई गई है। कुल गुफाएं इसमें 29 हैं, जिसका संबंध भी कभी कभी पूछा जा सकता है ना। 25 बिहार हैं और 4 चैत्य हैं, और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, बहुत इंपॉर्टेंट है अजंता की गुफाएं। इन गुफाओं में बुद्ध से संबंधित भित्ति चित्रों का अंकन किया गया है। अधिकतर चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, मरणासन राजकुमारी का चित्र गौतम बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य और बोधिसत्व पद्म पानी व वज्र पानी के चित्र इसमें अंकित किए गए हैं। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं से 13वीं गुफा तक की 6 गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। और चित्र गुफा की अगर बात करें तो 17 को राशि चक्र गुफा एवं चित्रशाला कहा जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र माता एवं शिशु का है और अधिकतम चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण के दृश्य इसमें ज़्यादा अंकित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़े जाए हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का 13 नंबर। कहता है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। सांख्य से संबंधित पहला कथन हो जाता है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है ना। 13 नंबर क्या है, स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, न कि कोई ब्रह्म बाह्य प्रभाव अथवा कारक। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर केवल
2 हो जाता है, और ये 2 जो है ये सही है। कहता है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य कारक। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम षड दर्शन है, और इसके प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल थे, है ना। देखिएगा, जब ओनम नदी के तट पर महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं तब वहाँ पे वो सन्यासी का रूप धारण करते हैं, और वैशाली में उनका पहला जो गुरु हैं अलार कलाम, उनसे उनकी मुलाकात होती है, उन्हें अपना प्रथम गुरु मानते हैं, और वो जो है सांख्य दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता थे, है ना। और यहाँ पे सांख्य दर्शन के प्रणेता पूछा जाता है, कपिल हो जाते हैं। और सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति से नहीं बल्कि पुरुष, आत्मा और बुद्धि तथा प्रकृति के संयोग से हुआ है। जगत की जो उत्पत्ति जो है पुरुष से नहीं होता है, इसकी उत्पत्ति क्या है? यानी कि पुरुष जो है, सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति, है ना, जगत की उत्पत्ति से नहीं बल्कि पुरुष, आत्मा, बुद्धि तथा प्रकृति के संयोग से हुआ है। और यह कहता है कि अतः यह दर्शन आत्मा के आवागमन को स्वीकार करता है। यह द्वैतवाद का, है ना, यह द्वैतवाद का पालन करता है, अर्थात आत्मा और पदार्थ 2 अलग अलग तत्व हो जाते हैं। यह सही है। सही ज्ञान की महत्ता आत्मज्ञान पर जोर देता है, क्योंकि व्यक्ति की दुर्दशा का कारण ज्ञान की कमी है। आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। अतः कथन क्या है? 2 सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो ये पतंजलि हो जाते हैं, योग सूत्र। वैशेषिक के महर्षि कनाद हो जाएंगे, कनाद सूत्र लिखा। और न्याय दर्शन के जो है महर्षि गौतम हो जाएंगे, न्याय सूत्र। और वेदांत दर्शन का देखिए बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और मीमांसा के प्रणेता आचार्य जैमिनी हो जाते हैं। पूछा जाता है ये सब सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। 14 नंबर सवाल है, कहता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, है ना, नृत्य और नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? इन चारों में से बताइए कौन सी मुद्रा जो है सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर 1 हो जाता है। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर चक्र की जाती है। जैसे हम लोग आगे चित्र के अनुसार भी देख सकते हैं। आप देखिए ये वाला है ना, एक पाँव मोड़ा जाता है, ठीक है, एक पाँव क्या है? मोड़ा जाता है, और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ओडिसी नृत्य में त्रिभंग तथा चौक एक वर्ग की नकल करने वाली स्थिति ध्रुव प्रमुख क्या है? आसन हो जाएगा। इसका यह संबंध दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे एनी बेसेंट से संबंधित है। क्या है एनी बेसेंट से संबंधित? हम लोग देखते हैं। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। और कहता है कि कूट का प्रयोग कर सही कथन को क्या करिए? चुनिए। 15 नंबर सवाल। तो सही कथन देखिए तो 1 और 3 हो जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। 1 हो जाएगा होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए, और उन्होंने एक बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। जैसे आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर किया था। भारत में होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर किया था। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था। यह होता कभी कभी पूछता है। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का इनको अवसर मिला, और यह था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1917 में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। और यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं, जो पूछा गया है बहुत बार बीपीएससी में सवाल। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, है ना, वो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। और 1925 में इन्होंने किया था। कानपुर का अधिवेशन हो जाता है। और यह भी सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है। कथन 2 गलत है।
क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल H.S. ओलकॉट तथा मैडम ब्लावत्स्की ने न्यूयॉर्क में किया था और 1886 में अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय खोला गया और 1907 ईस्वी में ओलकॉट की मृत्यु के बाद विसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद है ना, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? 16 नंबर सवाल है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, क्योंकि अब कहा गया कि अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों का न्यायालय मतलब समझिए कि वो डिसीजन कर सकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा विरोध यूरोप के लोगों ने किया था और यही आंसर हो जाता है और यही होता है इल्बर्ट बिल विवाद। इसी का प्रमुख कारण यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कहता है कि यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 में हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद। और इल्बर्ट जो थे भारत सरकार के विधि सदस्य थे और 1883 में भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार जब प्राप्त हो गया, जिसके माध्यम से भारतीय न्यायाधीश भी डिसीजन देने लगे, तो सबसे ज़्यादा यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके माध्यम से फौजदारी मामलों में यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन बिल का यूरोपीय लोगों ने क्या किया? प्रबल विरोध किया, है ना। तो चलिए ये हमारा ये लास्ट प्रश्न हो जाता है। हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।